Welcome to y.mgmt MBA. So in our previous class, we have completed जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ पॉलिसीज़ होती हैं और जो पॉलिसीज़ क्या होती हैं वो आईसीएआई के द्वारा बनाई गई हैं। इन पॉलिसीज़ को उन्होंने आईसीएआई ने इश्यू किया है। अब इनका ये कहना है कि अगर इन्हीं पॉलिसीज़ को यूज़ करके इंडिया की हर ऑर्गनाइजेशन अगर अपने ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, तो यहाँ पे कंपेरेबिलिटी बहुत आसानी से हो जाएगी, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी और जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा। एज़ वेल एज़ यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएँगी वो उनकी रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी 2 ऑर्गनाइजेशन है, सपोज़ रिलायंस एंड विप्रो, अगर वो उनके जो मेथड है रिकॉर्ड करने के अपने ट्रांज़ैक्शन को, वो अगर अलग-अलग मेथड है, तो उनको हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सपोज़ हम लोग हर साल दर साल जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो भी पॉलिसीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं अब ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, अगर वो सेम नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि तो अगर हमारी जो पॉलिसीज़ है वो अगर डिफरेंट है तो हम क्या कर सकते हैं उसको, वो कंपेरेबल नहीं होगा। इसी वजह से क्या हुआ, आईसीएआई ने एक ऐसा कॉमन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जिसके बेसिस पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी इंडिया में अपने ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करेगी। सो टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये मैंने आपको बता दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट इंटरप्राइजेस बिकम कंपेरेबल। अब जैसा कि मैंने ये बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसा फ्रेमवर्क देती है, एक ऐसी स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी देती है सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है डिफरेंट इंटरप्राइजेस की, वो क्या हो सके, आसानी से कंपेरेबल हो सके। मतलब अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना चाहें तो वो आसानी से कंपेयर हो जाए। Now, moving forward, accounting standard is an authoritative statement issued by Institute of a Chartered Accountant of India, a professional body of accounting in our country। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दिए गए हैं, आईसीएआई के द्वारा दिए गए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हर ऑर्गेनाइजेशन में आज फॉलो किए जा रहे हैं वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं आईसीएआई के द्वारा, जो एक प्रोफेशनल बॉडी है अकाउंटिंग का हमारे अपने कंट्री में, हमारे अपने मतलब सिर्फ इंडिया में ये प्रोफेशनल बॉडी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाता है। ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हेल्प करता है यूनिफॉर्मिटी लाने में। कैसे, देखिए जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने, सपोज फॉर एन एग्जांपल 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वैसे है तो बहुत 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक, अगर ये सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब इसी 10 में से हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन यही फॉलो कर रही है, इसी में से घुमा फिरा के वही फॉलो किया जा रहा है बार बार, तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। ठीक है, अगर हमने पहले से प्री डिफाइन कर दिया कि ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और हर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि अगर आप कंपेयर करना चाहें तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है वो एक यूनिफॉर्म मेथड की, यूनिफॉर्म पॉलिसी के बेस पे की जा रही है। और इससे क्या होगा कि हमारी जो एक ट्रस्ट है, हमारी जो एक इन्फॉर्मेशन की जो रिलायबिलिटी रहेगी वो भी इन्हांस होती रहेगी। मतलब जो आप इन्फॉर्मेशन यूज़ करके पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो, तो ये स्टैंडर्ड्स यूज़ करके अगर बनाए जाएंगे तो जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट लास्ट बन के निकलेगा वो क्या होगा, बहुत रिलायबल होगा। ठीक, सो मूविंग फॉरवर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द पॉलिसी इशूड बाय आईसीएआई विच डिराइव द, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करती है, उन्होंने क्या किया, कुछ पॉलिसी डिराइव की। ठीक, जो पॉलिसी के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगी, तो उस पॉलिसीज़ में होता क्या है, उस पॉलिसीज़ में देखिए पहला क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन। इसमें ये पता चलता है, मतलब कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो ये, मतलब इससे ये पता चलता है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन कब रिकॉर्ड करना है और कब रिकॉर्ड नहीं करना है। मतलब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हुए या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉय बहुत लॉयल है, तो ये मेज़रेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी, नहीं है ना। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि हाँ, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड है जिससे हमें ये पता चलेगा कि नहीं, हमें इस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि मेज़रेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक, द सेकंड क्या है, मेजरमेंट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसको हम लोग प्राइस के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर जो भी पॉलिसीज़ रहती है वो पॉलिसी क्या बताती है, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। तो उसके अंदर के कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दिए। देखिए ट्रीटमेंट, किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा ट्रांजेक्शन को, मतलब हर ट्रांजेक्शन की ट्रीटमेंट कैसी होगी, कैसी उसकी रिकॉर्डिंग होगी। ठीक, कैसे उसकी रिपोर्टिंग होगी, किस तरीके से उस ट्रांजेक्शन को प्रेजेंट किया जाएगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फोर्थ है प्रेजेंटेशन, अपने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स जो भी आपके होंगे उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, किस तरीके से दिखाया जाएगा। मतलब जैसे कि आपने कहा कि मैंने फ़र्नीचर खरीदा। ठीक है, तो फ़र्नीचर मैंने कैश देकर फ़र्नीचर खरीदा, तो मेरे पास क्या आया, फ़र्नीचर, तो फ़र्नीचर अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तो हो गई फ़र्नीचर हमने परचेज़ की उसकी ट्रीटमेंट। ठीक है, अब इस चीज़ को हमने प्रेजेंट कैसे किया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ कि फर्नीचर हमारा डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि वो हमारा एसेट है और इससे हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और कैश क्या होगा, कैश हमारा क्रेडिट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल रियल अकाउंट में कि क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट।
ठीक है? तो हमारी कैश जा रही है, तो ये क्या होगा, ये ट्रीटमेंट हो गया। पता चल गया कि हाँ, ये ट्रांज़ैक्शन हुआ है, तो इसको रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, ठीक है? तरीका। और जो हमने प्रेज़ेंट कर दिया ना, हमने दिखा दिया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये हो गया प्रेज़ेंटेशन, ठीक? उसके बाद डिस्क्लोज़र कि किस तरीके से हमें इसको डिस्क्लोज़ करना है इन्फॉर्मेशन को, अपने जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से हमें इसको डिस्क्लोज़ करना है, सामने रखना है, ठीक है? जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं कि हम लोग उसको फुटनोट के टर्म्स में दिखा देते हैं, जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी। हम लोग क्या करते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी होता है जिसके चांसेस होते हैं कि इन फ्यूचर वो अराइज़ होगी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फुटनोट पे दिखा देते हैं। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने हैं, कब रिकॉर्ड करने हैं, कब नहीं रिकॉर्ड करने हैं, जो इन्फॉर्मेशन मेज़रेबल हो इन टर्म्स ऑफ प्राइस उसी में रिकॉर्ड करने हैं। ट्रांज़ैक्शन की ट्रीटमेंट क्या होगी, कैसे इसको हम लोग प्रेज़ेंट करेंगे और कैसे इसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएँगे। देखिए, जो भी पॉलिसीज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने दिए हैं ना, ये पॉलिसीज़ जो है कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के पे आधार है, मतलब बेस इनका ये है, रिकॉग्नाइजेशन, मेज़रमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेज़ेंटेशन एंड डिस्क्लोज़र, ये है। इस पॉलिसी के अंदर ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक? मूविंग मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड क्यों है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्ज़ाम्पल दिया था, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिलायंस एंड विप्रो का। यहाँ पे दोनों कंपनी में जो पॉलिसीज़ जो फ़ॉलो किए जा रहे थे, जो रूल्स और गाइडलाइंस जो फ़ॉलो किए जा रहे थे, वो क्या थे, वो अलग-अलग थे, डिफरेंट-डिफरेंट थे। तो इसी वजह से वहाँ पे क्या था, एक ना तो कंपैरेबिलिटी थी, ना कंसिस्टेंसी थी, ठीक है? तो इसी वजह से आईसीएआई ने क्या किया, ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर के आए, ताकि ये सारे देखिए कौन-कौन से नीड को ये रिज़ॉल्व करता है, देखिए। फर्स्ट क्या है, कंसिस्टेंसी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड क्या है, तो पहला है कंसिस्टेंसी। कैसी कंसिस्टेंसी, अगर मान लीजिए कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिए गए, ठीक है, जिससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मान लीजिए 10 पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, डिफाइन कर दिए गए। अब यही चीज़ हर ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉलो करेगी, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन हर साल साल एक ही चीज़ फॉलो करती रहेगी, तो उससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी हर पॉलिसी में। तो ये एक फाइनेंशियल ईयर के दूसरे फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करना आसान बना देगा। जब कंसिस्टेंसी रहेगी तो क्या होगा, कंपैरिजन आसान हो जाएगा, ठीक। तो सेकंड क्या है, यूनिफॉर्मिटी। अब यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब इनके पॉलिसीज़ जब पहले से ही प्री डिटरमाइंड है कि हाँ, ये चीज़ आपको फॉलो करना है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन सेम पॉलिसी फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मैं अपने कॉम्पिटिटर कंपनी से अपना कंपेयर करके देखूँ कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि उन्होंने यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ फॉलो किए हैं, इसी वजह से यहाँ पे कंपैरिज़न करना आसान हो जाएगा। ना थर्ड इज़ कंपेरेबल। अब कंपेरेबल तो मैं आपको बता ही रही हूँ कब से कि कंपेयर करना आसान हो जाएगा अगर आप एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं तो, ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या एडवांटेज हैं। अब जैसे कि एडवांटेज देखिए, पहले क्या था कि अकाउंटिंग जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से सब करती थी, ठीक है? अपने हिसाब से सारी रिकॉर्डिंग करती थी। तो उससे क्या था कि आप इससे ये नहीं पता लगा सकते कि मार्केट में आपकी पोज़ीशन क्या है। ठीक है? मतलब आप किसी से अपने आप को कंपेयर करेंगे तभी तो आपको ये पता चलेगा ना कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है या फिर उससे ज़्यादा अच्छा मेरे पास ये चीज़ है। तो वहाँ पे कंपैरिज़न करने का कोई आधार ही नहीं था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आने से एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ बना दिए गए जिनके बेसिस पे सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह होंगी। तो इससे क्या हुआ कि हमारा सबसे पहले वेरिएशंस जो है वो एलिमिनेट हो गया। मतलब फर्स्ट क्या है, एलिमिनेट द वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, जो डिफरेंसेस थे ना, जो डिफरेंसेस आ रहे थे वो हट गए, वो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि हर जो भी पॉलिसीज़ फॉलो किए जा रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने जो भी पॉलिसीज़ लेकर आए हैं, वो हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है। तो वहाँ पे वेरिएशंस खत्म हो गए। यहाँ पे डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो ये भी बताता है कि कौन से इन्फॉर्मेशन को आपको रिकॉर्ड करना है और कौन से इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो इन पॉलिसीज़ के बेसिस पे जो हमारे मटेरियल इन्फॉर्मेशन होगी, ऐसे इन्फॉर्मेशन जिससे हमारा डिसीजन मेकिंग इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, डिसीजन हमारा इफेक्ट हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़रूरी है, जो ज़रूरी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना, उनको डिस्क्लोज करना, ये भी क्या होता है, एक एडवांटेज है इसका कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि कौन से ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं जो मटेरियल नेचर के हैं और इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, ठीक। नाउ थर्ड क्या है, कंपेरेबिलिटी। अब कंपेरेबिलिटी तो मैंने बताया है कि अगर यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो आप आराम से कंपेयर कर सकते हो, यूनिफॉर्मिटी है, कंसिस्टेंसी रहेगी तो आप आराम से कंपेयर कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर से, इसलिए कंपेरेबल होगा वो। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मैं आपको लास्ट टॉपिक पढ़ा रही हूँ कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो यहाँ पे आप देखिए, तो पहला मैंने लिखा रिजल्ट कैन नॉट बी वेरीफाइड बिकॉज एवरी ईयर वी आर यूजिंग सेम स्टैंडर्ड। अब देखिए, यहाँ पे जो भी रिजल्ट हम लोग निकालते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रिजल्ट पहले से पता नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग हर साल एक ही वो फ़ॉलो कर रहे हैं, एक ही स्टैंडर्ड हम लोग फ़ॉलो कर रहे हैं। तो हम ये चीज़ नहीं पता लगा सकते हैं कि हाँ, अगर हम लोग ये पॉलिसी यूज़ करते हैं, तो क्या इसका रिज़ल्ट आ सकता है, ये हम लोग पहले से नहीं पता कर सकते हैं।
ठीक। नाउ सेकंड क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीएआई जैसे जैसे नीड होती है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है या फिर लगता है कि हाँ ये लूप होल है, इसको हमें और इम्प्रूव करना चाहिए, आईसीएआई क्या करती है, बार बार उस स्टैंडर्ड को अपग्रेड करती रहती है या चेंज करती रहती है। ठीक है, या तो अपग्रेडेशन हो जाएगा या तो कंप्लीट उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो इसकी वजह से ये भी एक लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सपोज एक पॉलिसी फॉलो कर रही है वो, और उसमें पता चला कि उसको चेंज कर दिया गया, तो फिर भाई अब पूरी पॉलिसीज़ उसकी वजह से पूरा उनको अपने कंपनी में चेंज करना पड़ेगा सब कुछ। तो उससे क्या होगा, ये भी एक लिमिटेशंस हुआ। थर्ड क्या है, लीड्स टू रिजिडिटी इन स्टैंडर्ड। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे स्टैंडर्ड है, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड है जो सालों साल चले जा रहे हैं, रिजिडिटी है। तो इससे क्या होगा, अगर वो रिजिड है, तो अगर हमें लगता भी है कि नहीं यार, अगर ये पॉलिसी इस तरीके से अगर रहती ना, तो ज़्यादा ठीक रहता, ज़्यादा आसानी से हम लोग कंपेयर कर पाते हैं और कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छे से मेंटेन रहती। तो जब वो स्टैंडर्ड में जब कुछ चेंज किया ही नहीं गया, किया ही नहीं जा रहा है और साल दर साल वही फॉलो किया जा रहा है, तो वो कमी तो कंटिन्यूअसली रहेगी। जो कमी है जिसकी वजह से हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो कमी है, अगर हम स्टैंडर्ड को चेंज नहीं करेंगे, तो वो स्टैंडर्ड उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड में जो भी हमारे कमियाँ आ रही हैं, वो तो हर साल रहेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले ये चीज़ समझाया कि देखिए, हर साल हम लोग सेम पॉलिसीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं, हमारे इन्फॉर्मेशंस बदल रहे हैं, लेकिन हम पॉलिसी हम लोग सेम फ़ॉलो कर रहे हैं। तो हम इससे कभी भी रिज़ल्ट को पहले से प्रीडिटरमाइन नहीं कर सकते कि हाँ, अगर हम लोग ये फ़ॉलो करते हैं तो ये हो सकता है, नहीं कर सकते। सेकंड क्या चीज़ है कि अगर लॉज़ को, जो भी यहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, अगर आईसीएआई किसी भी लूपहोल्स की वजह से अगर उसको चेंज करता है बार-बार तो वैसे स्टैंडर्ड अपग्रेड तो किए ही जाते हैं। तो उसकी वजह से भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वो फॉलो किया जाता होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन को उसके हिसाब से अपने भी पॉलिसीज़ को अपग्रेड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक। थर्ड क्या है, लीड्स टू रिजिडिटी इन स्टैंडर्ड। थर्ड में मैंने आपको क्या चीज़ बताया कि कोई स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो रिजिड है, जो चेंज नहीं हो रहे हैं और उनको चेंज करने की नीड है, लेकिन बट चेंज आईसीएआई उसको चेंज कर नहीं रहा है। तो उससे जो भी हमारी कमियाँ आएँगी, वो तो अकाउंट में कमियाँ हमारी आती ही रहेंगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरा कंप्लीट करा दिया है और अब हम लोग आईएफआरएस पढ़ेंगे। तो आईएफआरएस होता क्या है, देखिए आईएफआरएस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सो मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करा दिए हैं और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आईएफआरएस। तो आईएफआरएस का बेसिकली फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। आईएफआरएस को दिया किसने किसने इशू किया है, आईएएसबी। तो ये आईएफआरएस जो है इशू किया गया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा, ठीक है। जो ये डिस्क्राइब करता है, ये बताता है कि इसके अंदर डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसीज़ होती हैं और इन पॉलिसीज़ का यूज़ किया जाता है जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं, उसके उस समय रिकॉर्डिंग के टाइम पे यूज़ किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में यूज़ किया जाता है बेसिकली। सो मूविंग फॉरवर्ड, नीड क्या होती है आईएफआरएस की। सो द फर्स्ट नीड क्या है कि आईएफआरएस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द मटेरियल मैनिपुलेशन ऑफ एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आईएफआरएस क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है, ये प्रिवेंट करता है जो भी मटेरियल मैनिपुलेशंस होते हैं, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, अगर हम लोग उसमें मैनिपुलेट करें, जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में हो रही ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो कंट्री क्या चाहेगी कि जो मैं स्टैंडर्ड फॉलो करता हूँ वो फॉलो करो इंटरनेशनल लेवल पे, और सामने वाली कंट्री कहेगी कि जो हमारी कंट्री में स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है उसको आप फॉलो करिए। तो इन जो इसकी वजह से जो मैनिपुलेशंस क्रिएट होते हैं या फिर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के टाइम जो भी एरर आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो यहाँ पे होगी तो वहाँ पे नहीं होगी। तो जो ये एरर इससे क्रिएट होता है ना, उस एरर को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, ठीक। हेल्प करता है, हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट कंट्री। हेल्प करता है किस चीज़ में, अब हर कंट्री की अपनी खुद की स्टैंडर्ड होती है और वो चाहते हैं ये कि जो स्टैंडर्ड हमारी कंट्री में फॉलो की जा रही है वही हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी कंट्री के साथ डील अगर कर रहे हैं तो हम फॉलो करें। तो इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, वो उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। और थर्ड क्या है, फैसिलिटेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। अब आईएफआरएस की हेल्प से क्या होगा कि जो हमारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने के जो तरीके हैं वो हमें मिल गए कि हम आईएफआरएस के अंदर जो भी पॉलिसीज़ हैं हम लोग उससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अपने अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारे बिजनेसेस है इंडिया में या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में जो भी बिजनेस है जिसके भी, वो अगर ग्रो करना चाहते हैं अपना इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री में करके, तो वो ईजिली कर सकता है क्योंकि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड दे दिए गए हैं रिकॉर्ड करने के लिए। सो नाउ वी आर अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आईएफआरएस। सो अगर हम लोग स्ट्रक्चर अगर देखें आईएफआरएस की, तो आईएएसबी इज़ डिवाइडेड इनटू 4 कमिटीज़। तो आईएफआरएस के स्ट्रक्चर में आईएएसबी ने क्या किया है, 4 कमेटी को डिवाइड किया है। वो 4 कमेटी क्या क्या करती हैं अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहला क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहला है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करती क्या, ये सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन पर नज़र रखती है, उनको ऑब्जर्व करती हैं। सेकेंड है स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, ठीक है। स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी ये कहता है कि इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स में जो भी लूपहोल्स हैं या फिर जो भी मिस्टेक्स आ रहे हैं, तो ये कमेटी इसको फाइंड करता है कि हाँ, जो ट्रांजेक्शन है उसमें क्या लूपहोल्स हैं, क्या उसमें मिस्टेक्स हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि पहला ये ऑब्जर्व करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है क्या, जिस कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है, ठीक है। सेकेंड में क्या होता है
कि मिस्टेक्स को फाइंड किया जाता है कि क्या गलतियाँ हैं, इन मिस्टेक्स को फाइंड किया जाता है ट्रांजेक्शन में, मतलब क्या लूप होल्स हैं हमारे ट्रांजेक्शन में। थर्ड है आईएफआरएस। अब आईएफआरएस क्या करता है? प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड्स को बनाता है, उन स्टैंडर्ड्स को जिन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे हमारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। और आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन उस स्टैंडर्ड्स को चेक करता है कि हाँ, जिस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उसके अंदर जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, वो पॉलिसीज़ हमारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के टाइम वो सही है कि नहीं, वो एप्लीकेबल है कि नहीं, वो अप्लाई हो पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। तो आईएएसबी ने क्या किया है, 4 कमेटी को डिवाइड किया है। जो कमेटी क्या करती हैं, सबसे पहली कमेटी जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये हमारे ट्रांजेक्शन्स को ऑब्जर्व करती है। सेकंड, स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी जो है, ये क्या करती है, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स में लूपहोल्स होते हैं, हमारे मिस्टेक्स जो होते हैं, उनको फाइंड करती है। और थर्ड, आईएफआरएस, ये स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करती है, जिन स्टैंडर्ड के बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए जाते हैं। और फोर्थ है आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन, ये स्टैंडर्ड्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएफआरएस। आईएफआरएस बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या थी? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि टू डेवलप हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड दैट आर एक्सेप्टेबल इन होल वर्ल्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव पहला ये है कि हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऐसे बनाए जाएंगे जो स्टैंडर्ड पूरे ग्लोबलाइजेशन पे काम करेंगे, मतलब पूरे ग्लोबल लेवल पे जो यूज़ किए जाएंगे, ऐसे स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे जो इंटरनेशनली अगर कोई ट्रांजेक्शन्स हो रही है, डीलिंग हो रही है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे। ठीक। सेकंड क्या है, टू प्रमोट द यूसेज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को प्रमोट करना, सो डैट कि अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को प्रमोट किया जाएगा तो लोगों को क्या होगा, एक बेस मिलेगा अपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। जो भी ट्रांजेक्शन्स वो लोग कर रहे हैं इंटरनेशनली, जो भी डीलिंग वो कर रहे हैं, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उनको एक बेस मिलेगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, वो पहला ऑब्जेक्टिव है कि हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किए जाएंगे और प्रमोट किया जाएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को प्रमोट किया जाएगा, सो डैट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स किया जा सके और अपने बिजनेस को ग्रो किया जा सके। नाउ एजम्पशंस इन आईएफआरएस। हमारे आईएफआरएस में किन एजम्पशंस को लिया गया है? ठीक है। जैसे हमने कुछ एजम्पशंस अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाले वीडियो में कवर किए थे, तो ये आईएफआरएस जो है, जो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ करते हैं, इसमें कौन कौन से एजम्पशंस को लिया गया है? तो पहला है एक्रूअल एजम्पशंस। एक्रूअल एजम्पशन क्या कहता है? ये एजम्पशन ये कहता है कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शन अगर मनी के टर्म्स में अगर मेजरेबल है तब भी, और अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर क्रेडिट बेसिस पे हुआ है तब भी, उन ट्रांजैक्शन को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए जाएंगे, इधर वो मनी के टर्म्स में है या फिर क्रेडिट पे है। ठीक, क्रेडिट पे मैं बोल रही हूँ, काइंड नहीं बोल रही हूँ। मतलब उधार लेकर अगर किए जा रहे हैं तब भी, और आप मनी के टर्म्स में मतलब कैश आपने पे कर दिया है तब भी, उन दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये एक्रूअल एजम्पशन होता है। सेकंड क्या है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन ये कहता है कि कोई भी ओनर अपने अपने बिज़नेस को अगर सेटअप करता है, तो उनका बिज़नेस वो ये मानता है कि वो साल दर साल चलता रहेगा। मतलब ये कि वो बिज़नेस है वो बंद नहीं होगा इन फ्यूचर। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है और हमें नेक्स्ट ईयर कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, और उसके लिए हमने अगर एडवांस में पेमेंट ले लिया अगर, ठीक है, तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हो सकता है कि हमारा बिज़नेस नेक्स्ट ईयर बंद हो जाए, तो हमें एडवांस में पेमेंट नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे गोइंग कंसर्न एजम्पशन के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हमने जो बिज़नेस सेटअप किया है वो हमारा बिज़नेस साल दर साल चलता रहेगा। थर्ड है मेजरिंग यूनिट एजम्पशन। सो मेजरिंग यूनिट एजम्पशन ये कहता है कि जो भी हमारे कैपिटल आइटम होते हैं, एसेट और लायबिलिटीज़, ये इनको रिकॉर्ड किया जाता है किस वैल्यू पे, करंट वैल्यू पे। करंट और फेयर वैल्यू, ये दोनों वैल्यू एक ही होती है। करंट वैल्यू और फेयर वैल्यू ये एक ही उस पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। फोर्थ क्या है, कांस्टेंट परचेसिंग पावर एजम्पशन। इसमें ये कहा जाता है कि जो भी हमारे कैपिटल आइटम होते हैं एट द एंड ऑफ ईयर अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी, जो भी हमारे कैपिटल आइटम होते हैं उनको एंड ऑफ द ईयर, मतलब हमारे जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं उसके एंडिंग में उनको रिकॉर्ड किया जाता है। कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है, जो हमारी इन्फ्लेशन चल रही है ना, उस प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। इन्फ्लेशन के टाइम पे उस समय जो प्राइस होगा, जब हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे तो उस समय की प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहला अक्रूवल एजम्पशन हमने पढ़ा, जिसमें मैंने बताया कि कैश एंड क्रेडिट दोनों वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। गोइंग कंसर्न एजम्पशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये नहीं सोच सकते कि हमारा बिजनेस इन फ्यूचर बंद हो जाएगा। थर्ड, हमारा मेजरिंग यूनिट एजम्पशन में मैंने ये बताया कि जो कैपिटल आइटम्स होते हैं, एसेट और लायबिलिटी, उनको करंट और फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। फोर्थ क्या है, कांस्टेंट परचेसिंग पावर एजम्पशन। कांस्टेंट परचेसिंग पावर एजम्पशन ये क्या कहते हैं कि रिकॉर्ड करिए कैपिटल आइटम को, जो हम लोग एंड में रिकॉर्ड करते हैं, वो जो इन्फ्लेशन के टाइम जो उसकी प्राइस होती है, उस प्राइस पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है। अब हम लोग फर्दर मूव करेंगे, हम लोग ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि आईएफआरएस वर्सेस इंडियन गैप, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मतलब आईएफआरएस जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किया जाता है, और जो हमारा इंडियन गैप होता है, मतलब कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये जो होता है, मैंने बताया ना कि इसके अंदर इसी से सारे प्रिंसिपल्स निकल कर आए हैं जो हमारे यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं इंडिया में। सो आईएफआरएस आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल बट इंडियन गैप आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड एजम्पशंस। देखिए, आईएफआरएस में क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, और इंडियन गैप में क्या होता है, रूल्स एंड एजम्पशंस होते हैं।
ठीक। IFRS हैज़ नो फॉर्मेट, इंडियन गैप हैज़ फॉर्मेट। IFRS में क्या होता है, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता है, और इंडियन गैप में क्या होता है, इसमें इनका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। IFRS में कोई फॉर्मेट नहीं होती ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की, यहाँ पे क्या होती है, इंडियन गैप में फॉर्मेट होती है। IFRS आर बेस्ड ऑन फेयर एक्चुअल वैल्यू कॉन्सेप्ट। IFRS जो होता है क्या होता है, ये एक्चुअल वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है, बट इंडियन गैप आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बट इंडियन गैप जो होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब ये कि IFRS में जो उस वक्त एक्चुअल वैल्यू होती है उसकी, उस वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और जो इंडियन गैप होता है उसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एसेट वगैरह को, एसेट लाइबिलिटीज़ को उस रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। और एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट आर एंड लाइबिलिटी आर रिकॉर्डेड इन IFRS। जो एक्चुअल वैल्यू होती है एसेट एंड लायबिलिटी की, उसको एक्चुअल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है IFRS में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंडियन गैप में क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्डिंग की जाती है, और IFRS में एक्चुअल वैल्यू कंसेप्ट पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।